नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के राक्षस से की तुलना। बेटे जयवर्धन ने पिता दिग्विजय सिंह को बताया था तपस्वी परंपरा का अध्ययन जयवर्धन को करना चाहिए। अध्ययन किया होता तो जिनको जयवर्धन ने तपस्वी कहा वह कभी नहीं कहते। समाज के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले लोग तपस्वी होते हैं। समाज से लूट कर, सत्ता छीनकर, लोगों को दफन करके, लोगों का जीना हराम करके, चौतरफा देश में अलगाववाद, आतंकवाद को पनपा देना, संस्कृति और सभ्यता पर घात करना तपस्वी नहीं होता। साधुओं की तपस्या भंग करने वाले लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। जयवर्धन ने प्रवृत्ति चेंज करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। इन्होंने नर्मदा परिक्रमा करी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब चूंकि जयवर्धन जी के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो थोड़े वो नाराज हो जाएंगे। और ठीक है, पिता को तो तपस्वी कहना ही चाहिए, उनका हक है, अधिकार है। लेकिन तपस्वी की एक जो महिमा है भारत में या सनातन पद्धति में या भारत की संस्कृति में, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा जयवर्धन जी का सोच विचार होता तो मुझे कभी जयवर्धन जी ने जिनको तपस्वी कहा है उनको वो तपस्वी नहीं कहते, उनको तपस्वी नहीं कहते। इसलिए जयवर्धन जी तपस्या करने वाले साधु समाज, मुनि परंपरा में आने वाले लोग, समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले लोग, वो तपस्वी हैं। समाज से लूटकर, सत्ता छीनकर, लोगों को दफन करके, लोगों का जीना हराम करके, चौतरफा देश में अलगाववाद, आतंकवाद को पनपा देना, संस्कृति और सभ्यता पर घात कराना, ये तपस्वी नहीं होते हैं। ये तपस्वियों की तपस्या भंग करने वाले और उनके यज्ञों को तोड़ने वाले राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। मुझे लगता है कि आपने प्रवृत्ति चेंज करने में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी। हमारे संतों और ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु। यह मंत्र केवल मनुष्य के लिए नहीं है, इसमें गौमाता, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं। इसी दर्शन और चिंतन पर हमारा देश सदैव चला है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में वही समाये हुए हैं। अगर कोई ईमानदारी से गाय खरीद कर लाया और वह दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है तो मध्य प्रदेश सरकार की भी एक योजना हमने बनाई। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है, क्योंकि गौमूत्र और गोबर चाहिए। उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको गौपालन के लिए 900 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ताकि वह गाय रख सके और गाय का पालन कर सके। 22,000 किसानों को इसी महीने में हम 900 रुपए की किस्त जारी कर रहे हैं। प्रति माह 900 देंगे ताकि गौ सेवा कर सके। करेंगे। आपने जो और भी सुझाव सोचे दिए हैं, कुछ सुझाव मेरे पास और भी आए हैं, हम उनका भी परीक्षण करेंगे। जैसे एक सुझाव आया है गौशालाओं को काजी हाउस का दर्जा, थोड़ा इस पर हम विचार करके, इसके प्लस माइनस देख के, वैधानिक स्थिति भी देख के इस पर हम फैसला करेंगे। गोवंश की गणना होनी चाहिए तो वो गणना निश्चित तौर पर करेंगे। और एक गौशालाओं के प्रबंधन और गौशाला से संबंधित समस्याओं के लिए कोई एक डेडिकेटेड अधिकारी जिले में होना चाहिए, क्योंकि सब देखते हैं तो कोई नहीं देखता। और इसलिए अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी जिले की गौशालाओं के प्रबंधन के लिए और जो समस्या आती है उनके समाधानों के लिए अलग से नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि हमारे गौ सेवक भी अगर संवाद और संपर्क करना हो तो उससे संपर्क करें। उसका नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रारंभ हुआ है, एक अच्छा प्रारंभ हुआ है। ऐसा सम्मेलन और चिंतन शिविर हर साल हम करेंगे, क्योंकि और समस्या आएगी तो उसका बेहतर समाधान कैसे हो, तो साल में गौ सेवकों का एक सम्मेलन विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। आप सब सहमत है ना? अरे है तो जोर से बोलो ना, बोलो गौ माता की। आइए आज एक नया प्रारंभ करें। सरकार और समाज मिलके गौ माता की सेवा करेगी, उनको बढ़ाएगी, संरक्षण भी करेगी, संवर्धन भी करेगी। लेकिन अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ आप सब भी और समाज भी
हो मंजूर तो बोलो हाँ, अरे जोर से बोलो हाँ। तो आइए आज एक हम गो रक्षा का संकल्प सब मिलकर लेते हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम गो रक्षा का भी बनेगी और जगह जगह हम गोवर्धन प्लांट लगाएंगे, जिससे गोबर खरीदेंगे और गोबर खरीद के उससे हम सीएनजी गैस भी बनाएंगे, जिसका उपयोग अनेकों हैं। आप जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जबलपुर में काम चल रहा है, इंदौर में गोवर्धन प्लांट बना है, जगह जगह अब ऐसे प्लांट हम बढ़ाने का काम करेंगे। आगर में सालरिया में आप जानते हैं 5000 की संख्या का गो अभयारण्य बनाया है, हमने तय किया है। मैं गो सेवकों से भी कहना चाहता हूँ, ये सरकारी तंत्र गो सेवा का, गाय की गौशाला को चलाने का काम बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर सकता और इसलिए जरूरी है कि समाज से भी आगे आए। अब आगर की गौशाला को हमने एक प्रतिष्ठित गौशाला चलाने वाली संस्था को दिया है, उनको पैसे हम संस्था को देते हैं, सरकारी कर्मचारी की बजाय संस्था के लोग गौशाला चला रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक गौशाला चल रही है। रीवा जिले में आपको मैं बताना चाहता हूँ, वसावन मामा 51 एकड़ क्षेत्र में गोवंश और वन विहार विकसित करने का काम किया है। ये प्रयास है, लेकिन ऐसे अनेकों प्रयास हमको और करने पड़ेंगे। अधूरी पड़ी गौशालाएं तेजी से पूरी की जाएंगी और उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि यथासंभव समाज सेवियों के माध्यम से ही वो गौशाला चले। गौशालाओं से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको पता है, आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार देने का भी लगातार काम हो रहा है। एक दूध का जो व्यवसाय है वो लाभ का व्यवसाय बने, इसके लिए भी 3,85,000 से अधिक पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का काम भी किया है, अभी लिखी है। लेकिन स्वामी जी और गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, 190 करोड़ लगे, 280 करोड़ लगे, 400 करोड़ रुपया लगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन गौशाला में गाय को भूखा नहीं रहने देंगे। ये दोनों तरह के प्रयास, एक गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन दूसरा गौशालाओं को आर्थिक रूप से और घर में भी गाय पालने को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का काम, ये अगर हमने कर दिया तो अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। और इसलिए पिछली बैठक में मैंने निर्देश दिए थे, बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस बात को भी तय करके उसका ऐलान या घोषणा करूंगा कि हम गाय का गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। किसान घर में भी अगर गाय रखेगा तो गाय का गोबर खरीद के हम उसको आर्थिक रूप से किसान को भी या गोपालक को भी, व्यक्तिगत रूप से गाय करने वाले की जो आय है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। देखो, सभी प्रयास हमको करने पड़ेंगे, एक प्रयास से काम नहीं चलेगा। एक तरफ गौसदन चलाना, वन विहार बनाना, गौशालाओं को ठीक ढंग से चलाना, दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, किसान को राशि देना जो प्राकृतिक खेती करे, और तीसरे गाय और गोमूत्र से बने उत्पादों को लाभकारी बनाने का काम करना। क्योंकि लाभकारी होगा तो लोग प्यार से गौ माता को, गोवंश को रखेंगे, और नहीं तो कुछ लोग स्वार्थ के कारण, और कई बार जायज भी होता है बोझ के कारण कि कहाँ से खिलाऊं गाय को, तो मारो लट और छोड़ छाड़ दो, इसलिए भी ये प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए गौ सेवक मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि गाय की सेवा का जो भाव हमारी सनातन संस्कृति का परमानेंट भाव है, इस भाव को हम कैसे और आगे बढ़ा सकें। एक बात और आई, ग्राम पंचायतों में जो गौ सेवा, जो गौशालाएं छोटी छोटी, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हर ग्राम पंचायत के बजाय हम कुछ बड़ी गौशालाएं विकसित करें। बहुत छोटी गौशाला में व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और ठीक ढंग से वो चल भी नहीं पाती, और इसलिए हम 4-4, 5-5 पंचायतों को मिला के भी जहाँ स्थान उपलब्ध हो
बड़ी गौशालाएं विकसित करेंगे तो उनका मैनेजमेंट भी ठीक होगा। हर गांव में मैनेजमेंट करने वाली टीम नहीं है, इसलिए गौशाला हमारी सफल नहीं होती, फेल हो जाती है। और इसलिए हम 5-6 ऐसी कुछ पंचायतों का एक मॉडल भी बनाएं कि जिसमें बड़ी गौशाला और उसको कोई संस्था ले ले, सरकार उसमें पैसे दे और वो संस्था ठीक से चलाएं। वैसी गौशालाएं विकसित करने का मॉडल चलाएंगे। लेकिन तब तक जिन गौशालाओं के साथ जमीन दी गई है वहां अगर अतिक्रमण है तो वो जमीनें अतिक्रमण से मुक्त करवा दी जाएगी। वो केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मेडिकल की पढ़ाई में 5% आरक्षण देने का। सरकारी स्कूलों में पढ़कर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं ऐसे छात्रों को फायदा मिलेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे छात्र। हम जो कहते हैं वह करते हैं, आश्वासन देकर मुकरते नहीं हैं। भारत की नई शिक्षा नीति का निर्माण पीएम मोदी ने किया। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का ऐतिहासिक फैसला एमपी सरकार ने लिया गया। गौ रक्षा के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम करती है। 406 गौ चलित एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। पशुओं के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना बनाई। गौ नीति के संबंध में सीएम शिवराज ने सभी से सुझाव लिए। दिल्ली में गौ रक्षकों पर गोलियां चलाई गई थी कांग्रेस सरकार में। अब उसके विपक्ष में जो विपक्ष है, कमलनाथ सरकार जो आने वाली है, आज कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। पहले भी घोषणा कर चुके हैं। देखिए, बेरोजगारों को भत्ता उन्होंने 15 महीने की जब सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने घोषित किया था। लेकिन प्रदेश के नौजवान सुने जरा, 1 पैसा 1 रुपया किसी नौजवान को दिया क्या? किसानों को कर्ज माफी की बात की, एक किसान की कर्ज माफी नहीं की। लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। वो बेचारे किसान जो डिफाल्टर हो गए उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनको डिफाल्टर से बाहर निकाल करके काम करने का प्रयास कर रही है। तो ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ी है कांग्रेस और झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के वो सपने देख रहे हैं। सपने देखे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने में आपने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ हर गरीब का हक और अधिकार छीना था। हर गरीब के साथ आपने धोखा दिया था। इस मध्य प्रदेश के करोड़ों उन लोगों के साथ आपने, नौजवानों को, गरीबों को, उनके साथ धोखा किया था। तो आपके इस छल और भ्रम जाल में अब इस मध्य प्रदेश की जनता, जो झूठ आप बोल रहे हैं, अब कोई मुझे कह रहा था कि वो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार होगा? आप झूठ बोल करके घूम रहे हैं और लोगों से फार्म भरवा करके उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। अरे, मैं उन शब्दों को नहीं उपयोग करना चाहता कि आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। कानूनन आप अपराध भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को मत फंसाइए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अगर लाडली बहना योजना शुरू करके मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं, सरकार शुरू कर रही है, जून माह से 1,000 रुपए उनकी बहनों के खाते में जाएंगे। लेकिन आप ये जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब आपको जानते हैं। आपके झूठ और छल कपट को अब ये मध्य प्रदेश की जनता किसी भी रूप में आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी तपस्वी हैं। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और नर्मदा परिक्रमा जैसे काम किए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते काम करते रहते हैं। अब लेकिन जयवर्धन जी को हो सकता है कि जयवर्धन जी की दुनिया ही इतनी हो कि उन्होंने संत, तपस्वी, ये जो शब्द और ये जो भाषा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने केवल एक परिवार और एक परिवार तक सीमित होकर के ही दुनिया को देखा है। न उन्होंने भारत की संस्कृति और न उन्होंने तपस्वी क्या होते हैं,
संत क्या होते हैं, ये शायद मुझे लगता नहीं। देखो, उनको बुरा लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये देश जब उनके वक्तव्य को सुनेगा तो इस देश के लोग हंसेंगे जरूर। जो लोग, अब देखिए कि नकुलनाथ जी कमलनाथ जी की प्रशंसा करते हैं और जयवर्धन जी वो दिग्विजय सिंह की प्रशंसा करते हैं, और कांग्रेस में कुछ चाहिए इसके लिए सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हैं, राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस केवल यहीं तक सीमित है। इस देश के अंदर जिसने इस देश के आतंकवादियों का समर्थन किया हो, जिन्होंने इस देश के भारतीय संस्कृति पर हमेशा प्रहार किया हो, जो सेना पर प्रहार करते हुए ये कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है, ये वही दिग्विजय सिंह है। इनको उनके पुत्र अगर तपस्वी कहते हैं तो उन्हें मुबारक है, लेकिन देश जानता है कि कांग्रेस, सोनिया गांधी जी इस देश के अंदर हिंदू धर्म पर आक्रमण करने वाले लोग तपस्वी होते हैं तो उन्हें मुबारक है। इस देश के अंदर भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग को राहुल गांधी जहां समर्थन करने जाते हैं जेएनयू के अंदर, और जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर के कदम ताल करते हैं, तो उन्हें इस तपस्या के लिए मुबारक है। लेकिन देश जानता है कि तपस्या क्या होता है। ये कांग्रेस इस देश के उस तपस्वी शब्द का मजाक उड़ाने का, मखौल उड़ाने का काम किया है, जो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यजनक। सर, कुछ आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हम कहते आए हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, गौ रक्षा के प्रति, गौ संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धित होकर के काम करने वाली सरकार आज एक ऐतिहासिक, जो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, आज हमें इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 406 चलित एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस जो एक कॉल पर अगर किसी गौशाला के अंदर, अगर किसी किसान भाई को, अगर किसी गौपालक को, गौ संरक्षण के काम करने वाले लोगों को अगर ये लगता है कि किसी गाय से लेकर के पशु के स्वास्थ्य के लिए उन्हें ज़रूरत है, तो एक कॉल पर वो एम्बुलेंस तत्काल वहाँ पर डॉक्टर के साथ उपस्थित होगी। उसे बेहतर मेडिसिन, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा ये मिलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 108 एम्बुलेंस केवल मनुष्यों के लिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति संकल्पित और प्रतिबद्ध तो है ही, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, लेकिन आज 406 पशु चिकित्सकों के साथ जो एम्बुलेंस की सुविधा इस मध्य प्रदेश को दी है, एक ऐतिहासिक कदम पशुओं के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। मैं कल भी गौ संवर्धन की नीति के एक चर्चा में मैं भी सम्मिलित हुआ था, गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा आयोजित थी। आज गौ संवर्धन पर संकल्प सम्मेलन, आज इसमें बड़ी संख्या में गौ सेवा के काम करने वाले कई संत, कई समाजों के लोग, कई गौ रक्षा के काम में लगे हुए ऐसे लोग जो दिन भर गौ रक्षा के काम में जुटे रहते, ऐसे हजारों लोग आज उस संकल्प सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी गौ नीति के बारे में उन सबसे जो सुझाव आए हैं, उस सुझाव के आधार पर जिन जिन बातों की जरूरत है कि बेहतर गौ संरक्षण की, गौ संवर्धन की नीति जो पहले भी बनी है, लेकिन अब उसमें और नई बातें क्या लाने की जरूरत है समय के अनुकूल, तो एक बेहतर प्रयास हमारी सरकार ने किया। इसके लिए भी जो गौ संवर्धन संरक्षण के लिए संकल्पित तो प्रतिबद्ध सरकार हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा नेतृत्व है, मैं उन्हें इस बात के लिए पुनः एक बार बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय
अभी 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है कि मेडिकल की पढ़ाई में 5% उन बच्चों को रिजर्वेशन देना जो सरकारी स्कूल में पढ़ कर के योग्य बन कर के इस स्थान पर पहुंचने की जिनकी क्षमताएं हैं, ऐसे विद्यार्थियों को जो 5% सीटों का आरक्षण मेडिकल की पढ़ाई में दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय इसलिए है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य तो है ही, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी होता है, सामान्य स्रोतों पर पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ कर के निकलते हैं तो उनका जो टैलेंट है, उस टैलेंट का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में जो व्यापक कदम उठाया और जो कहा, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम जो कहते हैं, हमारी सरकार उस काम को प्रत्यक्ष करती है, आश्वासन देकर के मुकरती नहीं है। इसलिए आज मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। भाजपा सरकार में छात्रों के भविष्य को जो उड़ान भरने के, पंख लगने का जो प्रयास हमारी सरकार ने लगातार किया है, इस दिशा में ये भी एक बड़ा कदम, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने का काम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आपको ध्यान जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एमपी स्टूडेंट यूनियन के छात्र संघ के नेताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन पर जमकर आरोप लगाते हुए छात्र संगठन के द्वारा नारेबाजी की गई। वहीं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संगठन के द्वारा ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा गया, जहां छात्र संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लगातार फीस में वृद्धि निजी कॉलेज संचालकों के द्वारा की जा रही है, पर विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का अंकुश निजी कॉलेजों पर नहीं लगाया जा रहा, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं विश्वविद्यालय में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के स्टाफ समेत छात्र छात्राओं की बाइक, मोबाइल जैसी जरूरी चीजें विश्वविद्यालय में चोरी हो रही हैं, जिससे विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। आज एमपीएसयू के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज संचालकों की मिलीभगत से विश्वविद्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों का शोषण हो रहा है। कॉलेज के द्वारा कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उसे मिलीभगत है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ आए दिन यहाँ वाहन चोरी हो रहा है। छात्रों के वाहन चोरी हुए, कर्मचारियों के वाहन चोरी हुए, दर्जनों मोबाइल चोरी हुए, डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए, लेकिन आज तक चोर का कोई अता पता नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग थी, हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि विश्वविद्यालय में सीसीटीवी लगाए जाए, और जब तक सीसीटीवी नहीं लगाए गए तब तक वैकल्पिक रूप में पार्किंग सुविधा की जाए, जिससे छात्र 5 रुपये अपना शुल्क दे तो 1.5 लाख का उसका वाहन सुरक्षित रहे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। विश्वविद्यालय में बैकलॉग की भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि रिक्त पद जनरल के भी हैं, तो बैकलॉग और जनरल दोनों को समाहित करते हुए एक साथ नियुक्ति की जाए, एक साथ आदेश पारित किया जाए, जिससे दोनों के प्रति, चाहे जनरल कैटेगरी के आने वाले लोग हों, चाहे अदर रिजर्व कैटेगरी के लोग हों, दोनों के प्रति समान रुख होना चाहिए विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करे वर्षों हो गए, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी में नई शिक्षा नीति की एक भी किताब नहीं खरीदी गई। शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की किताबें हैं ही नहीं, तो छात्र पढ़ेगा क्या, एग्जाम में क्या लिखेगा और पास कैसे होगा। इसका खामियाजा छात्र फेल हो जाते हैं और छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज हमारा अल्टीमेटम है, अगर इनको बात नहीं समझ में आ रही है तो छात्र अलग रूप अपनाएंगे, और जिस भाषा में समझना चाहेंगे उस भाषा में छात्र इनको समझाने के लिए तैयार खड़े हैं। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष मध्य प्रदेश छात्र संघ एमपीएससी। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में बड़ा ही रोचक मामला सामने आया।
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में ग्रंथालय कार्यशाला में शामिल होने आए थे। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता सैकड़ों छात्रों के साथ मंत्री जी को बेशर्मी के फूल एवं ज्ञापन देने पहुंचे, परंतु प्रशासन की साठगांठ से मंत्री जी को पीछे के रास्ते से निकाल दिया गया। एनएसयूआई प्रदेश समन्वयक अक्षय तोमर ने बताया कि सैकड़ों छात्रों के साथ एनएसयूआई की बरकतुल्ला इकाई मंत्री जी को बेशर्मी के फूल के साथ ज्ञापन देने पहुंची थी, परंतु प्रशासन के आला अफसरों ने कहा पहले राज्यपाल जी को निकल जाने दीजिए, हमने मंत्री जी को सूचना दे दी है, वह आपके प्रतिनिधि मंडल से भी मिल लेंगे। परंतु जैसे ही राज्यपाल सामने के रास्ते से निकले तो वहीं पीछे के रास्ते से मंत्री जी दबे पांव भाग गए। आज भोपाल एनएसयूआई द्वारा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी को बेशर्मी के फूल उपहार कर उनकी जो विगत कई वर्षों से या महीनों से जो उनकी स्थिति रही है, जो हरकतें रही हैं, उस पर उनको बेशर्मी के फूल सौंपने का एक कार्यक्रम रखा गया था। पुलिस की साठगांठ के बावजूद जो मंत्री जी हैं वो दबे पांव पीछे के रास्ते से भाग लिए हैं। विगत कई महीनों से हम मंत्री जी से कई विषयों पर समय मांग रहे हैं कि हमें छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, हमें समय दीजिए, पर मंत्री जी जो हैं वो मिलने को उतारू नहीं है। रिबन काटने के लिए वो प्रदेश में किसी भी जगह जा सकते हैं, परंतु उनको बच्चों की बात करने के लिए कुछ समय नहीं है। हम उनसे मिलने गए, उनके निवास पर कई बार समय मांगा, परंतु मंत्री जी हर समय प्रवास पर होते हैं। आज बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में उनके होने की जैसे ही हमें खबर मिली तो हम सब भोपाल एनएसयूआई के साथी उनको पुष्प भेंट कर, बेशर्मी के पुष्प भेंट कर आज अवगत कराने गए थे। मंत्री जी और 6 महीने बचे हैं, जितना भाग सकते हैं भाग लीजिए, उसके बाद जनता और छात्र आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। धन्यवाद। गौ सेवकों ने किया मुख्यमंत्री का विरोध, लगाए नारे, कहा 406 गाड़ी चलाने से नहीं होता किसानों को फायदा। मुख्यमंत्री जी घोषणा करते लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हम सब मुख्यमंत्री से अपने अधिकार मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांगों पर तत्काल मुख्यमंत्री गौर करें। हम हमारा हक मांगते हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 406 गाड़ियां चलाई है, सिर्फ एक नौटंकी है। इससे जमीन स्तर पर कोई काम नहीं होगा और कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये 406 गाड़ियां चल रही है, अगर ये किसानों के हितैषी होते तो इनको 24 घंटे इस गाड़ियों को चलाना था ताकि यह किसानों को यहाँ सेवा दे। कारण है कि अगर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद इसमें सेवा कौन देगा? भाई 5 बजे बाद किसान का जानवर बीमार होगा तो क्या उसके यहाँ इलाज करने नहीं जाएंगे? यही कारण है कि शिवराज सिंह एक तरफ कहते हैं कि मैं सबका काम कर रहा हूँ और ये जो गाड़ियां चलेगी इसमें कहीं ना कहीं गौ सेवकों का बहुत नुकसान होगा और यह गौ सेवकों का भी बेरोजगार और रोजगार छीन लेगी। एक तरफ तो शिवराज सिंह सरकार सब तरफ मतलब हम कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कृत्रिम गर्भाधान के तहत हर ग्राम पंचायत में एक नेत्री को और गौ सेवकों को प्रशिक्षण देकर ट्रेन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह निःशुल्क सेवाएं देगी। तो मतलब आप एक तरफ रोजगार देने की बात करते हो और दूसरी तरफ इनका रोजगार छीनते हो। यह पशुपालन मंत्री जी से भी हमने कई बार आवेदन और निवेदन किया, परंतु हमारी सुनवाई नहीं हुई है और अगर अभी सुनवाई नहीं होगी तो 2023 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसानों के टच में गौ सेवक है और पशुपालन विभाग का सारा काम दिन रात काम करते आ रहे हैं। हमारा बहुत निवेदन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी गौ सेवकों से इतना छीड़ते हैं, हो सकता है यह जो योजना है पूर्व की सरकार की देन है। इन्होंने कसम खा रखी होगी कि गौ सेवकों को हम बिल्कुल बेरोजगार कर देंगे। धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं पहले भी और हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, आवेदन भी दिया है, परंतु कुल मिलाकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो शासन को गुमराह कर देते हैं और यह बोल के छान देते हैं कि यह स्वरोजगार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमको नहीं दिया जाता, जबकि विभाग का सारा काम गौ सेवक ही करता आ रहा है। नाम बता दीजिए। राजेश धौलपुरा, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ। प्रदेश में अवैध लकड़ी कटाई और एक माफिया के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस वार्ता। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने सरकार पर लगाया आरोप। इंदौर टिम्बर मार्केट में प्रतिदिन कट रही अवैध वन लकड़ी, सरकार को हो रहा प्रतिदिन लाखों का घाटा। प्रदेश में घट रहे वन पर भी जुताई कांग्रेस ने चिंता। सीएम रोज
पौधा लगाते हैं और वन माफिया प्रतिदिन हजारों हरे भरे वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। के मिश्रा, वन माफिया के साथ वन विभाग और राजनेता के पुलिस गठजोड़ से हो रहा वन क्षेत्र का हरण। इंदौर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में भाजपा समर्थित टिम्बर व्यापारी जंगलों पर कुराड़ी चलाकर कर रहे अवैध व्यापार। कांग्रेस की मांग, अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों की आरा मशीन की जाए जब्त। मामला समूचे प्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई को लेकर है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक पौधा रोज लगाकर वृक्षों की महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं। वन माफिया, वन विभाग के अधिकारी, पुलिस, राजनेता और टिम्बर व्यवसायी, इनका गठजोड़ मुख्यमंत्री जी के पौधारोपण को सीधी चुनौती दे रहा है। हजारों वृक्षों की रोज कटाई इस प्रदेश में हो रही है। जिस प्रदेश में 6 महीने में बुरहानपुर में यदि 3 डीएफओ को हटा दिया गया है तो वह इस आरोप की पुष्टि कर रहा है, क्योंकि एक डीएफओ अनुपम शर्मा जी को इसलिए हटाया गया कि उन्होंने विभाग को लिखकर यह जानकारी दी थी कि मैं वन माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहता हूं, वहां के स्थानीय कलेक्टर इसमें मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। उस पत्र के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इंदौर जो प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, वहां लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपयों की लकड़ी रोज विभिन्न ट्रकों, ट्रालों और आयसरों के माध्यम से समीपस्थ क्षेत्रों से आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर में हो रहे टिम्बर मार्केट में इस अवैध वनों की कटाई और लकड़ी चोरी और जीएसटी चोरी को वहां के कोई रेंजर हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, कोई जयवीर सिंह है, उनका पूरा संरक्षण है। यहां तक कहा जा रहा है कि विभागीय मंत्री जी को 2 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो टिम्बर मार्केट कलेक्शन करते हैं और उषा नगर इंदौर में है, उसमें कोई कटियार है, उनके माध्यम से वो पैसा इकट्ठा होता है रोज प्रतिदिन। और जिन रेंजर महोदय का मैंने जिक्र किया है, शायद उनका नाम जयवीर सिंह जी है, उन्होंने अपना जो वहां बने हुए हैं। ईडी, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और सीबीआई की उन पर निगाहें क्यों नहीं है। जहां ईडी ने कल कार्रवाई की है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में उनका एक भवन भी बन रहा है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर इन वन माफियाओं का जो गठजोड़ जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें कौन कौन शामिल है, ये लोग हरियाली के दुश्मन हैं, प्रदूषण विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर एक्शन हो। और जो 1.5 दर्जन अधिकारी हैं, जो व्यापारी हैं, टिम्बर व्यापारी हैं, मेरे पास उनके नाम भी हैं। यदि संबंधित विभाग वहां छापा मारते हैं तो वहां करोड़ों रुपयों की अवैध लकड़ी जो कटाई के माध्यम से आई है, बिना हैमर के है, बिना ट्रांजिट पास के है। मैं खुद स्पॉट पर वहां जाकर वो चोरी का माल बरामद कराने के लिए तैयार हूँ, मगर सरकार में हिम्मत हो तो। मिश्रा जी, सवाल इससे दूसरा अलग हटके है। अब कांग्रेस के बाद बीजेपी में जो है हाल ही चीजों पर फोकस कर रही है और इसी को लेकर जो है बीजेपी में आज बड़ी बैठक हुई है, सुबह और अभी दिन में भी बैठक होने वाली। खासतौर से हाल ही चीजें जो बीजेपी जैसे दक्षिण पश्चिम हो गया और मध्य विधानसभा हो गया, ऐसे कई चीजों पर फोकस किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा
कि 230 सीटों में सिर्फ 60 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, बाकी की सब हारी हुई हैं। किस किस की बीजेपी समीक्षा करेगी? और 24 घंटे का और वेट कर लीजिए आप, कर्नाटका के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ये 230 सीटों की समीक्षा करेंगे। राजधानी भोपाल के ग्राम बिलखिरिया में बीती रात उप सरपंच के बेटे व उसके साथियों ने अपने पड़ोसी धर्मेंद्र सेन पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। इसके साथ ही जब धर्मेंद्र सेन बिलखिरिया थाना उप सरपंच परमजीत सिंह के बेटे सतनाम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो उप सरपंच के दूसरे बेटे ने थाने में रंगदारी दिखाते हुए धर्मेंद्र सिंह के परिवार के साथ हाथापाई करते हुए 4 पहिया वाहन के साथ भी तोड़फोड़ की। धर्मेंद्र सेन ने बताया कि चुनावी रंजिश के कारण परमजीत सिंह के बेटे समेत उनके साथियों द्वारा कई बार जान से मारने की धमकी भी दी है और पड़ोस में घर होने के कारण रोज हमारे परिवार के साथ गाली गलौच भी करते थे। धर्मेंद्र सेन की बहन मालती सेन ने बताया कि रात 1 बजे हम पूरे परिवार के साथ बिलखिरिया थाने में एफआईआर कराने पहुंचे तो उप सरपंच परमजीत सिंह समेत उनके दोनों बेटे सतनाम, अमनदीप और रिश्तेदार गुरविंदर सिंह ने हमारे साथ थाने में हाथापाई की। इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही किसी को गिरफ्तार किया। बिलखिरिया थाना प्रभारी भारत सिंह ने बताया कि चुनावी रंजिश के कारण दोनों गुटों में देर रात झड़प हो गई। प्रकरण विवेचना में जैसे ही साक्ष्य मिलेंगे उस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मालती सेन है। मालती सेन जी, क्या हो गया था आपके साथ? मेरे भाइयों की मारपीट कर रहे, थाने में जाके भी हम लोगों को मारपीट करी, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम आपके पास आए सर। तो क्या वजह रही पूरी मारपीट की? सर मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा था उनका लड़का। है वही सर, वोट नहीं दिए उनको। वही ये वो उप सरपंच है, वो दादागिरी, हाँ उप सरपंच है, वो दादागिरी कर रहा है। दादागिरी बता रहा, बहुत परेशान करके रखा। पुलिस ने मामला दर्ज किया? मामला तो दर्ज किया कर कोई एक्शन नहीं। परमजीत सिंह का नाम नहीं लिखा। परमजीत सिंह का नाम नहीं लिखा उन्होंने। हेलो, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा धर्मेंद्र सेन है। धर्मेंद्र भाई, क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं भोपाल से आ रहा था, गाड़ी मेरी बिगड़ गई थी ससुरवा के। मैं रोड पे ड्राइवर को चाबी देने आया तो मैं खड़ा था रोड पे, तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा परमजीत सिंह का लड़का सतनाम सिंह। ये कौन है परमजीत सिंह? परमजीत सिंह गांव का, ये हमारे घर के आगे रहते हैं। चुनावी रंजिश से पुरानी हमारी, हम उन्हें वोट नहीं दिए, हमारी मर्जी, हम कहाँ वोट देंगे, हमारी इच्छा है ना वोट दान की। तो जब से उनका नाटक चल रहा है, हर कभी दारू पीते हैं, गाली बकते हैं। हमें पड़ोस में रहते हैं तो दारू पीते हैं, शाम को गाली बकते हैं, नंगी नंगी घर बैठ माँ बहन की। तो अब क्या किस थाने गए, थाने पे रिपोर्ट लिखवाई, थाने में घुस के मार पीटी करने लगे। हमारी गाड़ी फोड़ दी, पूरी गाड़ी कांच फोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई नहीं करे, उनका नाम भी नहीं लिखा पुलिस वालों ने। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।